Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study what is a program from module 3. It is task 1. So first of all we must know how computer works. तो सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की वर्किंग में हम सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और दूसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनपुट हैज़ टू थिंग्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन में जिस तरह आप कमांड दे सकते हैं, सेव की, बोल्ड की, और जैसे आप सेव कर लें, ठीक है, और इसके अलावा ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास क्या होता है, डेटा के अंदर आपके पास फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स दे सकते हैं। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या चीज़ है? अल्फ़ा न्यूमेरिक बेसिकली ये चीज़ होती है जिस तरह आपका गाड़ी का नंबर है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। इसी तरह आप इनपुट के अंदर डेटा में इमेजेस भी जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। जिस तरह आपने अगर कोई पिक्चर ली है डिजिटल कैमरा से तो वो भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा वो ये था कि हमारे पास इनपुट में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और दूसरी क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेटा की डिफरेंट जो टाइप्स थी मैंने आपसे डिस्कस की। डेटा के अंदर आप नंबर्स दे सकते हैं और इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, स्मॉल लेटर्स और जो कैपिटल लेटर्स हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप इमेजेस दे सकते हैं और आप अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी ये जो आपके कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल सिंबल्स होते हैं, डॉलर साइन, स्टेरिक, ये वाले सिंबल्स भी आप जो हैं वो कंप्यूटर को एज एन इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वो जो आपने डाटा दिया हुआ है और जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन को डाटा के ऊपर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आपके डेटा के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन अप्लाई हो जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। अब वो रिजल्ट आपके पास क्या है, अब वो रिजल्ट आपके पास क्या है कि जी आप जो हैं उसके अंदर यानी आपकी जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है या जो आपने चीज़ सेव करवाई है वो चीज़ आपकी आउटपुट में आ जाएगी। आउटपुट बेसिकली आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो अब आपके पास जो कंप्यूटर काम करता है उसमें इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको अगर हमने देखना हो तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? इनपुट आ गई, ठीक है, इनपुट से हमारे पास क्या हो गया, प्रोसेसिंग आ गई या प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। और फिर आपके पास क्या आ गया, आउटपुट आ गई। आउटपुट क्या है आपका, रिजल्ट है। ठीक हो गया। तो ये आपका कंप्यूटर ऐसे काम करता है। इसके अलावा जो आउटपुट है उसको आप स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है, और स्टोर करवा कर आप उसको लंबे अरसे तक अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करवा सकते हैं, सेव भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है हाउ डू पीपल राइट प्रोग्राम्स। अच्छा, अब प्रोग्राम आपके पास क्या चीज़ है, प्रोग्राम बेसिकली आपके पास ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर क्या है, आपके पास आपने कंप्यूटर को ज़ाहिर है काम करवाना है तो आप उसको कोई ना कोई क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। तो जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक ही टास्क परफॉर्म करती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जब इकट्ठी हो जाती हैं और मिलके वो एक ही काम करती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के को लिखने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब कैसे, जैसे अगर मैंने और आपने कम्युनिकेट करना हो तो वी कैन कम्युनिकेट इन
many languages. For example, we can communicate in English, we can communicate in Urdu, we can communicate in Punjabi, या हमें जो भी और लैंग्वेज आती है हम उसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं आपको उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आजकल जिस तरह रोबोट्स को आप देखो कि वोकल आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए जाहिर है हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है या मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे अब हम अभी डिस्कस करें, तो मैं इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज दोनों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह आप जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, अब वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप देखो इसी डायग्राम को, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है एक्शन स्क्रिप्ट है आपका, स्मॉल बेसिक है, सी हैश है, CNC है, बेसिक है और रूबी है। दीज आर मल्टीपल लैंग्वेजेस टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर इनको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या दे देता है, आपको रिजल्ट दे देता है। कमिंग बैक टू द सेकेंड पैराग्राफ, इसके अंदर बता रहे हैं कि हाउ कैन समवन राइट अ ड्राइंग प्रोग्राम और अ कंप्यूटर गेम। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो कंप्यूटर को आपको पता है कि सिर्फ जीरोस एंड वंस की जो है लैंग्वेज समझ आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती। तो हमने क्या किया कि बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं तो सही, लेकिन हम दरमियान में क्या लगाते हैं, ट्रांसलेटर लगा देते हैं। जैसे अगर दो कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने आपस में डिस्कशन करनी हो तो क्या होता है कि लेट्स से एक चाइनीज है और दूसरा क्या है, अरेबिक है। या तो ये है कि दोनों को इंग्लिश आती हो तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फर्ज करें कि अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो क्या है उसके अंदर के दरमियान में एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो जो इंटरप्रेटर है और जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा कि एक जो प्रेसिडेंट है उसकी बात सुनेगा, उसको क्या करेगा, वो उसकी बात सुनेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा कि उसको ट्रांसलेट कर देगा उस लैंग्वेज के अंदर, लेट से अरेबिक के अंदर, जो कि दूसरा प्रेसिडेंट जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह अगर लेट से मुझे चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है, तो क्या होगा कि या तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं, या दूसरा क्या है कि दरमियान में ट्रांसलेटर मौजूद हो जो कि मुझे क्या करके दे, दूसरी लैंग्वेज को जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर दे उस लैंग्वेज के अंदर जो कि मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो कंप्यूटर के लिए कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होती है, उसको वो कहते हैं मशीन लैंग्वेज, विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमंस के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। कंप्यूटर को तो जीरोज एंड वंस ही समझ आते हैं, लेकिन ह्यूमंस को कोई ऐसी लैंग्वेजेस होनी चाहिए जो कि क्या करें, उसमें प्रोग्राम राइटिंग जो है वो ह्यूमन के लिए इजी हो। ठीक है, तो अब जो प्रोग्राम राइटिंग इजी हो आपके लिए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई जिनके मैंने नाम लिए थे और आपको फिगर में नज़र भी आ रही हैं कि ये जो आपके पास एक्शन सी है और स्मॉल बेसिक है, तो ये लैंग्वेजेस बनाई गई फॉर ह्यूमन इजीनेस। ठीक है, ताकि ह्यूमंस जो है वो इजीली इसके अंदर प्रोग्राम राइटिंग कर सकें। अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि जिस तरह आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर आप उसके प्रॉपर फॉर्मेट को, सेंटेंस राइटिंग के प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। टीचर कहती हैं कि सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, और उसके फिर मार्क्स नहीं होंगे आपके लिए। ठीक, तो इसी तरह जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है तो उस इंस्ट्रक्शन का भी प्रॉपर फॉर्मेट जो है उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है या जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इट विल नॉट सर्व द पर्पस, यानी वो कोई काम नहीं करेगा। तो आपने जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो प्रॉपर फॉर्मेट को क्या करना है, फॉलो करना। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की यूज करें, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उस फॉर्मेट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। इट इज नॉट साइंटेक्स, इट इज सिंटेक्स। ठीक है, तो जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको कहते हैं सिंटेक्स। और जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके पास क्या आते हैं? एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उन एरर्स को क्या कहा जाता है? सिंटेक्स एरर, यानी फॉर्मेटिंग एरर्स। लेकिन क्योंकि आप कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप इसको फॉर्मेटिंग एरर नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको क्या बोलेंगे? सिंटेक्स एरर। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास आ जाता है कि जी कौन कौन प्रोग्राम लिख सकता है। अगर आप स्मार्ट टिप देखें तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन हु कैन राइट द प्रोग्राम या हु कैन कन्वर्ट प्रोग्राम्स। तो उसको जो प्रोग्राम राइटिंग करता है, यानी वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसका क्या, उसको क्या क्या कह सकते हैं हम? डेवलपर्स कह सकते हैं, प्रोग्रामर्स कह सकते हैं, कोडर्स कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कह सकते हैं। यानी डिफरेंट नेम्स हैं लेकिन जॉब एक ही है, यानी उसने कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना है, यानी उसने कंप्यूटर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? कंप्यूटर को गाइड करती हैं कि कंप्यूटर ने ऐसे काम करना है। अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू वर्क। ठीक हो गया। कंप्यूटर इटसेल्फ इज अ डम्ब मशीन, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, ये याद रखें। उसके बाद देखेंगे मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। सो अब यहाँ पे जो आपके पास आ जाता है वो क्या चीज़ है कि इसके अंदर जब आपने इंस्ट्रक्शंस को दे दिया तो आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अब रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या क्या हमें काम करने पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। हाँ जी, अब अगर आप यहाँ पे तवज्जो से इसको देखें तो आपके कुछ रूल्स होते हैं, यानी आपने कोई भी काम करना होता है तो यू हैव टू हैव सम सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते या हैपहैज़र्डली काम करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। ठीक हो गया। तो टू इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट आपको क्या करना पड़ता है? किसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ के अंदर भी जो है कुछ रूल्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको रूल्स बताते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो काम में भी आपका बिल्कुल ही ना हो, और अगर हो तो इट विल बी नॉट ऑफ any good quality. So you have to follow the specific instructions. For example, आपकी जो डेली लाइफ की है उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा कि जैसे गेट अप है, ईट ब्रेकफास्ट है, ब्रश टीथ है, गेट ड्रेस्ड है, पैक द बैकपैक है, और उसके बाद क्या है आपके पास? गो टू स्कूल है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास सारी की सारी हैं, इसके अंदर आपके पास क्या हो जाता है कि आपने अगर एक भी चीज आगे पीछे हो जाए, जैसे आप कह लो कि गेट अप जो है वो लास्ट पे ले आओ आप। ठीक है, और गेट अप से पहले आप ईट ब्रेकफास्ट, ब्रश योर टीथ, गेट ड्रेस्ड, पैक द बैकपैक और गो टू स्कूल, और लास्ट पे आप ले आओ गेट अप। तो अब आप ये देखो कि क्या आपका ये सीक्वेंस प्रॉपर होगा, यानी आप उठे बाद में हैं और आपने ये सारे खाना पीना पहले कर लिया। तो इस तरह से नहीं होता। इसी तरह अगर आपने कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है, तो अब क्या है, लेट्स से मैंने केक बेक करना है, तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने शुगर जो है लेट्स से ऐड नहीं की या भूल गई हूँ मैं। अब केक मैंने बेक कर लिया है, मेरे पास आउटपुट तो आ गई है, लेकिन
अब मैं क्या करूँ कि चीनी को केक के ऊपर डाल दूंगी, तो क्या मेरे पास बेटर रिजल्ट आएगा? नहीं। मेरे पास आउटपुट तो है बट इट इज ऑफ लो क्वालिटी या बिल्कुल भी नहीं है। या क्या किया मैंने कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्सअप करके मैंने ओवन में रख दिया और मैंने ओवन ऑन ही नहीं किया, तो क्या मेरे पास जो है प्रॉपरली केक बेक हो जाएगा? नहीं होगा। तो मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट जो है मेरा वो नहीं आएगा। ठीक है। सो आपने जो भी सीक्वेंस होता है उसको प्रॉपरली क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम कंप्यूटर के अंदर देखें, ठीक है, और वो जो है यानी पहले ये स्टेप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर चाय बनानी है तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं जो हूँ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड ऑन कर दिए, लेकिन मैंने उसमें भी चूल्हा जलाना मैं भूल गई या मैंने चूल्हा नहीं जलाया, तो क्या मेरे पास वो जो चीज़ें होंगी, वाटर एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड शुगर एंड टी, विल दैट बी अ प्रॉपर टी? नो। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेट्स से टी लीव्स उसके अंदर ऐड नहीं करती तो क्या वो मेरे पास टी होगी? नो। सो आपने सीक्वेंस को कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है, उस सीक्वेंस को आपने क्या करना होता है? प्रॉपरली फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो कंप्यूटर में इसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ये जो सीक्वेंस मैंने आपसे डिस्कस किया इसको क्या कहेंगे? वी विल से इट एल्गोरिदम। ठीक है। अब एल्गोरिदम की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई आपने प्रोग्राम बनाना है, कोई आपने इवन रियल लाइफ की कोई लेट्स से बेकिंग करनी है या कोई घर रेनोवेट करना है या कोई भी काम करना है, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज करते हैं। अगर एक भी चीज सीक्वेंस से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है तो क्या होता है? आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। सो एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? स्टेप बाय स्टेप, यू मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। बट देयर आर एल्गोरिदम्स इन रियल लाइफ टू, और वो चीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि रियल लाइफ में भी आपके पास जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो क्या चीज है? एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम रियल लाइफ की हो या कंप्यूटर की हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, यू विल नॉट स्किप द स्टेप्स। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास अगर आप हिस्ट्री को तवज्जो से देखें तो उसमें आपके पास क्या है कि एल्गोरिदम कहाँ से, वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो इट इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम एल्गोरिथमी। ठीक है, एल्गोरिथमी। ठीक, या आप इसको प्रोनाउंस कर लें, और द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द फेमस पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक, his work in mathematics, geography and astronomy, advanced algebra and trigonometry. So the question can be, what do you know about algorithm, or write a brief history of algorithm, or how the word algorithm is derived from. So these questions will have the same answer, कि algorithm, it is derived from algorithmy, uh, after the famous Persian mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, और फिर you can discuss his work in mathematics, geography, astronomy, advanced algebra and trigonometry. So this is the algorithm. अच्छा, अब आपने अगर एल्गोरिदम लिखना हो, so move towards the page number 70, where you have create the algorithm. Hopefully you are with me.
Okay, so here we have, if you see, create an algorithm. So यहाँ पे आपके पास एल्गोरिदम है, और ये किस चीज़ का एल्गोरिदम है जो डिस्कस किया जा रहा है? ये ऐसे है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने जो आपका यूज़र है उसकी एज को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम है क्या, यानी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अब क्वेश्चन को बेटे जब आपने अंडरस्टैंड करना है तो उसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ नोट डाउन करें कि क्वेश्चन है एज कैलकुलेशन का। यूजुअली इन मैथमेटिक्स हाउ वी कैलकुलेट द एज। सो एज कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ को फॉलो करते हो आप, कि सबसे पहले आपके पास जो है करंट ईयर होना चाहिए, यानी ये कौन सा ईयर है, 2020। ठीक है, उसके बाद जो है आप पता करें कि जिस बंदे की आपने एज कैलकुलेट करनी है उससे बर्थ ईयर पता करें। ठीक है, बर्थ ईयर पता करने के बाद आप जो है वो चेक करें कि बर्थ ईयर जो है वो कहीं बड़ा तो नहीं है, यानी फिगर में बड़ा बड़ा तो नहीं है किससे, करंट ईयर से। लेट्स से आप मुझसे पूछते हैं कि जी व्हाट इज योर बर्थ ईयर, करंट ईयर इज 2020, और मैं कहती हूँ कि जी मेरा जो बर्थ ईयर है वो 2026 है। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, इट विल बी फॉल्स। ठीक है, टू कैलकुलेट माई बर्थ ईयर मस्ट बी लेस देन द करंट ईयर। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपका मैंने एज कैलकुलेट करनी हो तो आपकी एज मस्ट बी अराउंड यू कैन से 2007, 8 और 9। ठीक हो गया। सो आपने पहले क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि जो पर्सन है उसकी जो बर्थ ईयर है कहीं वो करंट ईयर से बड़ा तो नहीं है। अगर वो बड़ा है, जैसा मैंने एग्जांपल दी 2026 की, और करंट ईयर क्या चल रहा है, 2020, सो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और आप उसको कहेंगे नहीं, अपना जो बर्थ ईयर है वो दोबारा बताएं। ठीक है, और जब तक वो अपना सही बर्थ ईयर नहीं बता देता आप जो है उसे पूछते रहेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, करंट ईयर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे ही वो आपको कह देती है कि जी मेरा बर्थ ईयर 2008 है या मेरा बर्थ ईयर 2009 है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, करंट ईयर में से जो उसका बर्थ ईयर है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2020 फॉर एग्जांपल माइनस 2008। ठीक हो गया, और जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, लेट्स से 12 आता है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उस पर्सन की जो एज है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, सो अब ये आपका एल्गोरिदम है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टेप 1 को जो है वो स्टेप 5 पे कर दें, या स्टेप 3 को जो है वो स्टेप 4 पे कर दें, स्टेप 5 को स्टेप 1 पे कर दें। अगर आप स्टेप्स को चेंज करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अच्छा, अब दोबारा से एक दफा समझ लें कि आपने जब आंसर लेना है तो आपने उसको क्या कहना है कि जी अपना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट ईयर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी फ्रेंड से पता करेंगे, उसके बाद आप अपनी फ्रेंड से पता करेंगे कि जी आपके पास बर्थ ईयर उसका पता करेंगे। बर्थ ईयर पता करने के बाद आप लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन में आप उससे चेक करेंगे कि जो बर्थ ईयर आपकी फ्रेंड ने आपको दिया है कहीं वो करंट ईयर से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और आप उसको कहेंगे कि जी मुझे अपना सही बर्थ ईयर बताओ। ठीक है, और जब तक वो अपना सही बर्थ ईयर नहीं बताएगी आप उसे पूछते रहेंगे। बर्थ ईयर मस्ट बी लेस देन द करंट ईयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, जब वो आपको बता देंगी तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2020 में से 2008 को, लेट से सब्ट्रैक्ट करा आपने। ठीक हो गया, और उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, लेट से 12 है। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि जी आप उस पर्सन की एज को क्या कर देंगे,
जो डिस्प्ले कर देंगे। और फर्ज करें अगर वो आपको फिर भी पहले 2026 कहती हैं, फिर कहती हैं 2030 है, फिर कह देती हैं 2040 है, तो ये क्या है, आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, गलत है, और आपका जो एल्गोरिदम है वो कैलकुलेट सही रिजल्ट करके नहीं देगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, ये जो पैराग्राफ इस एल्गोरिदम के नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या बता रहे हैं कि आपने अपने डाटा को वैलिड करना है। करंट ईयर जो है वैलिड डाटा और जो करेक्ट डाटा है उसमें डिफरेंस होता है। अब तवज्जो से समझ लें इसको, वैलिड डाटा क्या है, यानी उसने पूछा कि जी अपना बर्थ ईयर बताओ, ठीक है, सो वो बर्थ ईयर क्या, उसमें वैलिड डाटा क्या होगा, यानी 2020 से जितने भी जो ईयर्स लेस हैं, यानी 2019 हो गया, 2018 हो गया, और यानी 2020 से जो कम पहले वाले साल हैं, उसमें जो भी वो डाटा एंटर करेगी आपके पास, वो क्या होगा, वैलिड डाटा है। अब करेक्ट है या नहीं है, यानी उसने सही ईयर बताया है या नहीं बताया, वो एक इशू है, ठीक है। सो आप जस्ट कंप्यूटर के अंदर डाटा वैलिडेट कर सकते हैं। करेक्ट डाटा के लिए फिर आपको और बहुत सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब लेट्स से मैं कहती हूँ कि जी करंट ईयर 2020 या जो बर्थ ईयर है वो मैं कह देती हूँ 1830। अब आप खुद सोचें कि 1830 जो है तो 2020 से कम, तो डाटा तो वैलिड है, लेकिन क्या वो ठीक भी है, ठीक है, यानी इज इट करेक्ट, तो इट कैन नॉट बी करेक्ट, यानी वो पर्सन जो 1830 में पैदा हुआ है अभी वो जिंदा नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो है, और अगर वो कहते हैं कि जी 2020 है बर्थ ईयर, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जाहिर है फिर उसकी एज जो है वो इतना छोटा है कि वो अपनी एज जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। और अगर फर्ज करें आपने करवानी है तो देन यू विल हैव टू टेक द मंथ्स एंड द डेट्स, और आपको मंथ्स भी लेने पड़ेंगे और जो उसकी डेट है वो भी लेनी पड़ेगी, तो फिर जो है अगर 2020 में कैलकुलेट करना होगा तो वो हो जाएगा, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। फॉर नाउ दिस इज द लेक्चर एंड वी हैव डिस्कस्ड how computer works, what is a computer program, what is a programming language, and what is an algorithm, and how we are going to write an algorithm.